हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहुंचना चाहते हैं तो बच्चों यूट्यूब पर जा करके आपको टाइप करना होगा केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ऐसा टाइप करते ही मेरे वीडियोज़ ओपन हो जाएंगे और उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो वहाँ से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे कंटिन्यूटी में। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बच्चों, आज हम लोग सेल चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, ये जो बच्चों राइबोसोम होता है, ये इस राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और ये जो मैं आपको यहाँ पर राइबोसोम पढ़ा रही हूँ, इस तरीके का मतलब एक इतना सिस्टमेटिक और इतना डीप में आपको किसी दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगा। आप देखते चले, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा कि अच्छा पहले हमको ये बातें बतानी है, फिर राइबोसोम के बारे में ये बताना है, फिर ये बताना है। और बहुत ही शानदार और काफ़ी इसमें अच्छी जानकारियाँ हैं, मतलब जो आपके कॉम्पिटिशन लेवल तक आपको काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होता है, ये इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, है ना, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस वजह से इसको राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके, अब हमने राइबोसोम को बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। नंबर 2 हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम पाया कहाँ जाता है। नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो राइबोसोम का हमने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो। राइबोसोम ने बताया कि मैं पाया कहाँ जाता हूँ, सेल के अंदर। ठीक है, वैसे भी हम सेल कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनल्स की ही बात कर रहे हैं, तो सेल चैप्टर ही हमारा चल रहा है। तो राइबोसोम ने बोला कि मैं सेल के अंदर पाया जाता हूँ और देखने में मैं स्फेरिकल हूँ, यानी कि छोटे छोटे गोल गोल मोतियों की तरह से। वो देखने में मेरे को राइबोसोम को जब इस तरीके से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे मोती की तरह से ये दिखाई देगा, तो यानी कि ये स्फेरिकल होता है। इसका जो डायमीटर होता है ना, तो अगर ये स्फेरिकल है तो इसमें डायमीटर तो होगा ही, है ना। स्फेरिकल कोई चीज़ है तो ये क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका डायमीटर होगा। अगर हम इसके राइबोसोम के डायमीटर की बात करें तो 150 से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉन इसका डायमीटर होता है। ये कोई इसके राइबोसोम जो होता है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसके बाहर में भी मेम्ब्रेन था। ठीक है ना, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था। हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है और ये एक बहुत ही छोटा स्मॉल पार्टिकल्स है। तो पहली बात हो गई कि राइबोसोम जो है वो स्फेरिकल होता है, इसका डायमीटर 150 से 250 एंगस्ट्रॉन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता और ये एक स्मॉल पार्टिकल्स होता है, काफ़ी छोटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है, दूसरा, राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया? ठीक है, तो राइबोसोम का डिस्कवर किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। राइबोसोम प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में, ठीक है, 1953 में बीम के जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो सेम के पौधे होते हैं, उन सेम के पौधों के रूट में, है ना, सेम का जो पौधा होता है उसकी जड़ों को निकाला, उसके रूट के जो सेल्स थे, उन सेल के अंदर इन्होंने राइबोसोम को देखा था पहली बार। कौन? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। कौन से ईयर में? 1953 में। ओके, तो यानी कि प्लांट सेल में, यानी कि मतलब क्या हुआ, ये इन्होंने प्लांट सेल में राइबोसोम को देखा था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। उसके बाद पैलाडे दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल सेल में देखा था 1974 में। एनिमल सेल में 1974 में राइबोसोम को देखा था किसने? पैलाडे ने। इसके लिए इनको क्या मिला था बच्चों? नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। ठीक है, इन्होंने एनिमल सेल में देखा। ठीक है, तो एनिमल सेल में डिस्कवरी के लिए इन्होंने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और इनके नाम पर राइबोसोम को बोला गया कि ये पैलाडे पार्टिकल्स है। ठीक है ना, तो राइबोसोम भी हम कह सकते हैं और इनके नाम पर इसको हम पैलाडे पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि राइबोसोम कौन सा मैमल्स के अंदर, ठीक है ना, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं,
उनके जो आरबीसीएस होता है, जो आरबीसी का सेल होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है और जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, आरबीसीएस। आरबीसीएस में, मैमल्स के आरबीसीएस में राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनिमल सेल में कौन से सेल में राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो मैमल्स क्या है, एक एनिमल है, तो आरबीसीएस क्या है, एक एनिमल सेल कहा जाएगा उसको, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। ओके बच्चों, अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा अब बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट है वेयर इट इज फाउंड। ठीक है ना, पहले हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन किसने किसने डिस्कवर किया है और बाहर से देखने पे ये कैसा हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज इट फाउंड, पाया कहाँ जाता है। राइबोसोम के पाए जाने की हम बात करें तो देखिए ये हमारा, मान लीजिए कि ये एक एनिमल सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। तो ये सेल हो गया, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस हो गया। इसी न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बनता कहाँ है राइबोसोम, राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है। यहाँ से बनने के बाद ये आता है वापस, न्यूक्लियस से आता है, न्यूक्लियोलस से आता है ये न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस से ये जो आप देख रहे हैं पोर देख रहे हैं, न्यूक्लियर पोर, इन न्यूक्लियर पोर से होते हुए आ जाता है ये बाहर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद कुछ राइबोसोम फ्रीली, इस तरीके से फ्री राइबोसोम होते हैं जो कि ऐसे ही साइटोप्लाज्म में जो कि पाए जाते हैं, इनको हम फ्री राइबोसोम कहते हैं। और ये भी प्रोटीन बनाने का ही काम करते हैं। और जो ये फ्री राइबोसोम जो जिन प्रोटीन को बनाते हैं, उन प्रोटीन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये इसका इस्तेमाल सेल के अंदर ही किया जाता है। यानी कि इस प्रोटीन को ये सेल जो होता है वो अपने लिए बनाता है, खुद अपने लिए, ताकि वो अपने काम में, अपने यूज़ में इसको ले सके। तो फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं वो यूज्ड बाय द सेल, वो सेल खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है। और कुछ इसमें जो राइबोसोम होंगे वो देखिए यहाँ से निकल करके ये फ्रीली ना हो करके, बल्कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जाकर के ये लग जाते हैं। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर आप देखेंगे तो ये चिपके रहेंगे, जिसकी वजह से इसको छूने पर ये हमको रफली लगता है, और इस तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसके सरफेस पे जाकर के ये लग जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बाउंड राइबोसोम। ठीक है ना, क्योंकि ये राइबोसोम बंधे हुए हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये हो गए हमारे बाउंड राइबोसोम। और बाउंड राइबोसोम, राइबोसोम है तो राइबोसोम का तो काम ही है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाएगा। तो बाउंड राइबोसोम भी जो प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन का इस्तेमाल हमारा शरीर करता है। ठीक है ना, सेल अपने लिए भी इसने प्रोटीन बनाया। फ्री राइबोसोम को इसने बोला कि तुम जितना प्रोटीन बनाओगे वो हम खा लेंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसको अपने यूज़ में ले लेंगे। और बाउंड राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाएगा वो हम बॉडी को दे देंगे, शरीर को दे देंगे। ठीक है ना, तो बॉडी जो इस्तेमाल करेगा जिन प्रोटीन्स का, वो ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेयर इज इट फाउंड, पाया कहाँ जाता है, बनता कहाँ है, और बनने के बाद देखिए ये इस तरीके से चला जाता है ना, यहाँ से बना और यहाँ से होकर के यहाँ चला गया, यहाँ से बना और आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लग गया। दो तरीके के राइबोसोम है हमारा, एक फ्री राइबोसोम है, दूसरा बाउंड राइबोसोम है। तो बच्चों हमको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने लिखा, ये जाना कि राइबोसोम पाया कहाँ जाता है। बहुत क्लियरली एकदम सिंपल वे में हम पढ़ते जाएंगे कि फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने क्या सीखा। तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पाया कहाँ जाता है। अब थर्ड हमारा है कंपोजिशन, कि राइबोसोम जो होता है वो किन चीज़ों से बना होता है। राइबोसोम इस तरीके का एक सेल ऑर्गेनल्स है जो कि आरएनए से, है ना, आरएनए, देखिए ये आरएनए से और प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए का मतलब होता है बच्चों राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए होता है। देखिए जैसे ये राइबोसोमल आरएनए है और इसी के चारों तरफ बहुत सारे प्रोटीन्स लग जाएंगे। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए और ये प्लस प्रोटीन दोनों जब मिल जाते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं राइबोसोम का। ठीक है ना, तब ये फॉर्मेशन करते हैं एक सेल ऑर्गेनल्स का, जिसको हम कहेंगे राइबोसोम। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन होता है राइबोसोम का कंपोजिशन।
ओके, इसको हम दोनों को एक साथ हम इसको ये भी बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। चूँकि ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तो इसका हम दूसरा नाम भी बोलते हैं कि राइबो न्यूक्लियो, है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनाने वाला ये क्या है, पार्टिकल्स है। तो हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं आरएनपी। ओके बच्चों, अब इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। इसके बारे में हम अभी नहीं बता रहे हैं, जस्ट इसके बाद हम स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से डिटेल में। तो बच्चों यहाँ पे कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कंपोजिशन बता देती हूँ कि जो 70S राइबोसोम होता है उसमें इसकी, है ना, ये कितना रहेगा और ये कितना रहेगा। अमाउंट की बात करें कि तुम कितना रहोगे और ये, है ना, मतलब आरएनए और प्रोटीन कितने कितने मिल करके और दोनों कितना अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे 70S जो राइबोसोम होता है, 2 तरीके के हमारे राइबोसोम होते हैं। जो 70S होता है उसमें 60% आरएनए पाया जाता है ये, और प्रोटीन कितना पाया जाता है, 40% प्रोटीन, है ना। आरएनए का कुछ हमने अमाउंट ले लिया कितना, 60%, और उसके चारों तरफ में क्या लगा दिया, प्रोटीन लगा दिया, कितना लगाया, 40%। तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया, क्या असेंबल हो गया, ये असेंबल हो गया हमारा 70S राइबोसोम, ठीक है ना, बन के तैयार हो गया। अगर हमको 80S राइबोसोम बनाना है जो इसका सेकेंड टाइप है तो उसमें हम इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं। उसमें हम 40% ले लेते हैं आरएनए और 60% हम ले लेते हैं प्रोटीन। 60% प्रोटीन लेकर के उसको असेंबल कर देंगे तो सारी चीज़ों को, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा 80S राइबोसोम। तो हमने कंपोजिशन की बात की तो आरएनए और प्लस प्रोटीन का बना होता है। आरएनए भी 3 टाइप्स के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इन सब चीज़ों के बारे में और आरएनए कहाँ से बनता है उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम इसमें आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देख लिए। पॉइंट्स नंबर 1 पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। सेकेंड हम बात करेंगे कहाँ पाया जाता है, और थर्ड हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। अब फोर्थ मैं आपको आगे दिखाती हूँ, इसको मैं रब कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम। बच्चों हम 4 पॉइंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम कितने टाइप्स का होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ ये जो S है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो S के अकॉर्डिंग ये जो एक S आपको दिखाई दे रहा है इसके बेस पर हम राइबोसोम को डिवाइड करते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हो जाता है हमारा 70S राइबोसोम और दूसरा हो जाता है हमारा 80S राइबोसोम। तो इसको हमने 70S और 80S राइबोसोम में डिवाइड किया, ओके। जो ये हमारा 70S राइबोसोम होता है ये पाया कहाँ जाता है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में तो पाया नहीं जाता, ये कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये पाया नहीं जाता, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये 70S राइबोसोम को हमने ये किस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है, क्या इसको हमने वेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है या किस तरीके से डिवाइड किया गया, ये सारी चीज़ें अभी आगे क्लियर हो जाएंगी। तो 70S राइबोसोम इसका एक पार्ट है जो कि यहाँ पाया जाता है। 80S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल आपने देखा, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है ये, और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में, है ना, बाहर साइटोप्लाज्म में भी ये पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है 80S वो बाउंड स्टेट में और फ्री स्टेट में पाया जाता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि फ्री स्टेट में यानी कि साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बिखरे हुए ही रहेगा, और जो बाउंड का मतलब होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। अच्छा, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहेगा तो जो इसका 80S को भी हम डिवाइड करेंगे ना तो ये 60S और 40S में डिवाइड होता है। तो इसका जो 60S वाला पार्ट होता है, अभी मैं एक बता दे रही हूँ बस आपको कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका 60S वाला पार्ट वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, ठीक है ना। जब अटैचमेंट की बात करेंगे कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जा रहा है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट है। तो जब इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि छूने पर हमको कैसा महसूस होता है, ये काफ़ी रफली महसूस होता है, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हम कहेंगे कि कौन सा पार्ट इसका इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, तो 80S का 70S वाला पार्ट जो होता है वो अटैच होता है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर करिएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये आगे क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए।
तो ये हमने देखा कि हमने 70S कहाँ पाया जाता है और 80S कहाँ पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल में फ्रीली कंडीशन में पाया जाता है और बाउंड कंडीशन में भी पाया जाता है। अब अगर हम 70S को देखें तो 70S के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 70S एक ये बन गया तो ये रेडी है, नहीं, इसको हम और टुकड़ों में भी ये बटा होता है, बल्कि टुकड़ों में ही अलग अलग होता है। जब जरूरत पड़ती है तब वो 70S बनता है, ठीक है ना। दोनों टुकड़े मिलकर के असेंबल होकर के वो 70S बना लेते हैं। तो 70S को जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये और सब यूनिट में ये टूटता जाएगा। इसका सब यूनिट, वन सब यूनिट, इसका स्मॉल सब यूनिट होगा 30S और दूसरा इसका सब यूनिट होगा 50S। आपको लगेगा कि मैम ने गलत लिख दिया है ना, 30S और 50S को तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 80S हो जाएगा। मैम ने यहाँ पर 30 लिख दिया, यहाँ पर 50 लिख दिया और यहाँ पर लिख रही है 70। तो बच्चों ये ऐसा ही होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं ना। ये क्या होता है कि मशीन में हम डालते हैं इनको, तो ये कितने सेकंड में, इनकी क्या रफ्तार होती है, कितने सेकंड में ये बॉटम में बैठते हैं, है ना, उस रफ्तार के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है, जो कि मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगी आगे। तो 70S राइबोसोम को इसके दो सब यूनिट बनेंगे, ठीक है। एक होगा हमारा स्मॉल सब यूनिट 30S और दूसरा इसका लार्ज सब यूनिट यानी कि बड़ा रहेगा वो टुकड़ा, जिसको हम बोलेंगे 50S। तो दो टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, ठीक है। इसमें जैसे देखिए है ना, मैंने कहा कि ये बड़ा टुकड़ा है 50S और इसको मैंने बोला कि ये छोटा टुकड़ा है 30S, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। अब अगर हम बात करें कि ये दोनों जो सब यूनिट हैं, ठीक है, 50S वाला जो सब यूनिट आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि राइबोसोम जो होता है वो किससे, राइबोसोम बना किससे होता है, RNA और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो ये पार्ट जो वाइट वाइट दिख रहा है ये सब तो हो गया प्रोटीन, और 50 वाले पार्ट में, 50S वाले पार्ट में बड़ा वाला जो लार्ज है उसमें कौन कौन से राइबोसोम होते हैं, इतना डीप में भी आप बता सकते हैं कि 50S वाले में आपको 5S राइबोसोम RNA, ठीक है ना, 5S RNA और 23S RNA यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ये बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से राइबोसोम होते हैं, तो इसके अंदर ये वाले हमारे 5S RNA और राइबोसोम नहीं सॉरी RNA, 5S RNA और 23S RNA इसमें पाए जाते हैं। और जो इसका स्मॉल वाला यूनिट होता है यानी कि 30 वाला, उसमें 16S RNA पाया जाता है, ठीक है। तो ये RNA और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये हमारा RNA हो गया, इसके अंदर ये rRNA हो गया और बाकी इसके अंदर प्रोटीन होगा। तो इसमें जो RNA होगा वो कौन से टाइप्स का RNA इस 50 के अंदर रहता है, तो इसके अंदर भी जब आप घुस के देखेंगे ना 50S के अंदर, तो आपको ये वाले इसके अंदर RNA दिखाई देंगे कि 5S RNA और 23S RNA इसके अंदर मौजूद है, और 30 वाले के अंदर क्या है, 60S RNA मौजूद है, ठीक है ना। तो RNA और प्रोटीन से इस तरीके से ये बने होते हैं। अब अगर ये RNA और प्रोटीन से बने होते हैं तो RNA भी क्या है, RNA भी तो बहुत सारे एटम से ही तो मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, DNA होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, RNA होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनता है। RNA एक्चुअल में है क्या, जब इसको आप देखेंगे ना और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे एटम ही तो आपस में बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक केमिकल बनाया है जिसको हम RNA कहते हैं। तो ये भी बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है। और प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, और बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में गुथे रहते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है, एटम। इसमें बहुत सारे हमको एटम मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। तो यानी कि इन दोनों में एटम मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वही केमिस्ट्री वाली चीज़ें ही तो ये हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसको वेट करेंगे तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा, ठीक है ना। जब ये सब मॉलिक्यूल्स ही हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। तो इसका अगर हम बात करें 70S का, तो 70S जितनी चीज़ों से मिलकर के बना है, ये RNA है इसमें और प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, इसमें ये वाला राइबोसोमल RNA भरा हुआ है, ठीक है ना। इन सब को मिला करके जब इसका मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, इसको तौलते हैं, तो कितना मिलता है हमको, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2.7 × 10⁻⁶ डाल्टन, ठीक है ना। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरीके से हम 80S की बात करेंगे। तो 80S में क्या होता है कि इसको हमने दो सब यूनिट में डिवाइड किया, 60S और 40S। अब आप कहेंगे कि 60 और 40 मिलकर कितने हो गए, 100, लेकिन 100 होते नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे काउंट नहीं करना होता है, वो हम स्पीड के अकॉर्डिंग, क्या स्पीड है उसके हिसाब से ये इसका पोजीशन, ये मतलब ये इसको नाम दिया जाता है 60 और 40। तो इसको हमने 60 और 40 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसका लार्ज वाला है, बड़ा वाला है, ये इसका स्मॉल वाला है। अब ये तो जो ये 60S है, अब इसके अंदर जब हम जा कर के देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा बड़ा वाला है और ये छोटा
वाला है। तो इसके अंदर हम जाकर देखते हैं तो हमको इसमें बहुत सारे राइबोसोमल दिखाई देते हैं, राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर हमको कौन कौन से आरएनए दिखाई देंगे? 28S RNA हमको दिखाई देते हैं। देखिए एक बड़ा सा राइबोसोमल आरएनए, ये 20S RNA इसके अंदर होता है। 5S RNA होता है और 5.8S RNA ये इसमें होता है। ये सारे RNA हो गए। उसके अलावा क्या होगा इसमें? बाकी प्रोटीन भरा होगा। उसके बाद जो हमारा ये 40S वाला जो स्मॉल वाला है उसके अंदर 18S RNA यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से मिलकर के पूरा हमारा बन गया ये राइबोसोम। ओके, और इसका भी जब हम मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, क्योंकि है क्या इसके अंदर, एक्चुअल में है क्या? प्रोटीन है और RNA है, सब कुछ क्या है? मॉलिक्यूल्स और एटम ही है। इनका जब हम मॉलिक्यूलर वेट करते हैं तो हमारा कितना आता है? 47 × 10⁻⁶ डाल्टन। इसका कितना आया था? 2.7। 70S का वेट 2.7 × 10⁻⁶ डाल्टन है और इसका 47 × 10⁻⁶ डाल्टन इसका रहता है वेट। ठीक है, राइबोसोम माइंड के अंदर एकदम आप रखोगे राइबोसोम है क्या? राइबोसोम कुछ नहीं है ना। राइबोसोम का मतलब होता है कि RNA है ना, डीएनए से एक स्ट्रैंड RNA आया, वो RNA भी कई तरीके के होते हैं। अच्छा, ये 5S RNA कह रहा है तो ये छोटा है, ठीक है ना। 5.8 थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर हम 28 की बात करें तो वो थोड़ा सा और बड़ा गया हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी साइज में अंतर हो रहा है कि RNA एक धागा है, ठीक है ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में हमने तोड़ दिया और उसको इसके अंदर अरेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। 5S है तो उसमें कुछ डिफरेंट बातें होती हैं कि इसके अंदर 5S वाला पाया जा रहा है, यानी कुछ इसके अंदर अलग क्वालिटी है। तो 5S वाला और 5.8S और इसमें यहाँ पर क्या होता है? ये 28S राइबोसोमल RNA हमने इसके अंदर भर दिया और प्रोटीन, ठीक है ना। तो RNA और प्रोटीन सिर्फ इनका ही मिक्सअप जो होता है ना, ये जो एक्सेम्बल है, इसी को हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम सिर्फ RNA और प्रोटीन से बना होता है और आप देख रहे हैं कि किस किस टाइप के RNA इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इनको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया बच्चों आपका टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ये हम 4 पॉइंट में है ना, चौथे नंबर पे हम ये इतनी बातें बताएंगे। अब बच्चों हम 5 पॉइंट पे पढ़ेंगे। हमने इसके 4 पॉइंट देख लिए है ना, अब हम देखेंगे 5 पर S। आप बार बार देख रहे हैं 70S, 80S, 50S है ना, तो इस S के बारे में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। इस S के बारे में, S एक्चुअल में है क्या? तो बच्चों S जो होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ये वर्ड मैं जो बोल रही हूँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसका अगर हम इसको सीधा एकदम आसान भाषा में अगर हम इसको बोलें तो हम इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। एक मशीन है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। इस मशीन की स्पीड, कितनी स्पीड पर हम इसको घुमा रहे हैं, जो स्पीड, जिस स्पीड की हम बात करेंगे ना, वो स्पीड यहाँ पर उसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। हम बार बार ये तो कहेंगे नहीं कि स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल मशीन, स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसी वर्ड को हम बोल रहे हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब भी ये चीज़ बोला जाए आप समझ जाइएगा कि जो हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन है उसकी स्पीड की बात हो रही है। तो ये जो स्पीड होती है इसको हम जिस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, स्पीड कितनी थी कैसे बताएंगे है ना, उसके लिए हम एक यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट को बोला जाता है स्वैडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो स्वैडबर्ग यूनिट जो है इसी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻13 सेकेंड। अब आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि S एक्चुअल में है क्या। S क्या है कि राइबोसोम को, अभी इस एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे कि राइबोसोम को इस मशीन के अंदर डालते हैं, इसको जिस स्पीड पर हम इसको घुमा रहे हैं उसको हम बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कि इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पर इसका है ये है ना, मतलब इस स्पीड पर घुमाया गया मतलब इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये है। तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे को एक यूनिट चाहिए। इतना बड़ा सा ये वर्ड है, हम तो बार बार ये पूरा लिखेंगे नहीं, इसको हम शॉर्ट में एक यूनिट देंगे। ठीक है ना, कि इस इकाई से हमने नापा है कि क्या स्पीड रही होगी, स्पीड कितनी थी है ना, उसको नापने की। तो जो एक इकाई, जो एक यूनिट हमने यूज़ किया उसको हम बोलते हैं स्वैडबर्ग यूनिट, जो कि सिर्फ स्पीड को, यानी कि ये यानी कि स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया गया उसको स्वैडबर्ग यूनिट कहा जाता है। और इसी यूनिट को S से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻13 सेकेंड। ओके, यही है हमारा S
है ना, जो बार बार लग रहा है 70s 80s, यानी कि स्पीड नापा गया है, कुछ किया गया है, जब उसकी वैल्यू जो आई है वो 70s आई है, 70 इंटू 10⁻13 सेकेंड, एस मतलब ये वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। अब हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं और कैसे पता करते हैं कि इसको हमने इतने की कैसे डिवाइड किया, हमने 70s और 80s डिवाइड कैसे किया है। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ राइबोसोम्स को लिए, ठीक है ना। राइबोसोम हम ऐसे तो लेते नहीं हैं, हम राइबोसोम को किसी सोल्यूशन में हमने राइबोसोम यानी कि प्रोटीन्स वगैरह डाल करके, जहाँ राइबोसोम बन रहा था, एक्सपेरिमेंट किया गया होगा उस टाइम पे, तो राइबोसोम को हमने सुक्रोज ग्रेडिएंट्स के अंदर रख लिया, ठीक है ना। सुक्रोज सोल्यूशन है उसके अंदर ले लिया। ये विशेष प्रकार के सोल्यूशन में हमने राइबोसोम को डाल करके, देखिए ये हमारा सोल्यूशन था, इसमें हमने राइबोसोम को डाला। सेकेंड स्टेप हमने ये सोल्यूशन लिया, सेकेंड स्टेप हमने राइबोसोम को इसमें डाला, थर्ड स्टेप सोल्यूशन सहित इस राइबोसोम को उठा करके हमने सेंट्रीफ्यूगल, एक मशीन है हमारा ये जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। अल्ट्रा मतलब बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटी सी चीज़ों को नापने की उसकी स्पीड, है ना, किस स्पीड से उसको घुमाया जाएगा, बहुत छोटी चीज़ होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अल्ट्रा, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बहुत बारीक चीज़ों को फिल्टर करने के लिए। तो हमने ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन लिया है, और जो कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली। तो यहाँ से ये सोल्यूशन, सुक्रोज सोल्यूशन में हमने क्या किया, राइबोसोम को डाला, इस सोल्यूशन सहित हमने जो है मशीन के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है ना। मशीन में ये पतले पतले से ट्यूब बने होते हैं, इन ट्यूब्स में उसको भर देना होता है। भर दिया हमने, भरने के बाद अब क्या किया गया कि इसको एक फिक्स स्पीड पर रोटेट किया गया है ना, बार बार हमने स्पीड बदला। पहले हमने इसमें राइबोसोम जो लिए थे, अब देखिए हमको डिफरेंट राइबोसोम के साइज हमको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी का हमने कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में कहीं तो हमको इतने बड़े राइबोसोम, कहीं इतने बड़े, कहीं इतने बड़े, ठीक है ना, अलग अलग साइज़ के हमको राइबोसोम दिखाई दे रहे थे। हमने क्या किया कि राइबोसोम को बार बार ले करके, और हमने राइबोसोम को लिया, अलग स्पीड पर घुमाया, फिर राइबोसोम को लिया, अलग स्पीड पर घुमाया, और हमने पाया क्या, जब हमने इसको इसमें भर करके घुमाया तो हमने क्या देखा कि बाकी राइबोसोम तो नहीं, लेकिन कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो कि उस खास स्पीड पर घुमाने पर, जैसे जब हमने ATS, है ना, यानी ATS का मतलब 80 इंटू 10⁻13 सेकेंड, ठीक है ना, इस स्पीड पर जब हमने घुमाया उन छोटे छोटे दानों को, जो राइबोसोम जिनको नाम दिया गया है, ठीक है ना, उसको इसमें रख करके जब घुमाया तो हमने देखा कि ATS मतलब ये जो इस साइज़ के जो राइबोसोम थे वो इन ट्यूब्स के बॉटम में उसकी पेंदी पर सेडिमेंट हो गए, यानी कि वो नीचे बैठ गए, ठीक है ना, सेडिमेंट हो गए। तो इस स्पीड पर, जिस स्पीड पर जो राइबोसोम, ठीक है ना, बॉटम पे बैठे, उसको उस स्पीड के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया, ठीक है। अभी बॉटम पे बैठने वाला जो राइबोसोम है, ठीक है ना, उसकी स्पीड कितनी थी, 80 थी, ATS की स्पीड थी, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया ATS। हमने स्पीड वापस चेंज किया, वापस सारा कार्यक्रम किया, तो फिर हमने देखा कि अब जो बॉटम पे हमने स्पीड अब क्या रखा था, 70, देखा कि 70 स्पीड पर भी कुछ राइबोसोम पेंदी में उसके बॉटम पे बैठ गए, उस राइबोसोम को हमने नाम दे दिया गया 70S राइबोसोम। वापस फिर हमने यही कार्यक्रम किया, स्पीड को अलग रखा, तो बार बार जब हम स्पीड को अलग रखते गए तो हमने एक बार 70S की स्पीड पर घुमाया था, हमको ये वाला राइबोसोम मिला, ATS के स्पीड पर घुमाया तो सिर्फ इसी टाइप के राइबोसोम हमको बॉटम पे बैठे हुए मिले। हमने जब वापस यही कार्यक्रम किया, 60S जब हमने स्पीड रखा तो 60S वाली साइज के ही राइबोसोम केवल बॉटम पर बैठे हुए मिले। तो 70S, 80S, 60S, 50S, ठीक है ना, 40S, 30S, जितने टाइप्स के आपने राइबोसोम देखे, दो तरीके के तो राइबोसोम होते ही हैं, 70 और 80। फिर उनके जो सब यूनिट्स हैं कि उनको भी तोड़ा जाएगा तो ये इस पार्ट में टूटेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनका जो दिया गया है, सब यूनिट्स की भी जो हमने नाम दिया कि ये 40S है, वो भी यानी कि 40 की स्पीड पर घुमाए गए उनको, तब जा करके वो बॉटम पे बैठे हुए हमको कुछ राइबोसोम्स मिल गए। तो बार बार हमने क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के स्पीड को घुमा घुमा करके, है ना, अलग अलग स्पीड पर, डिफरेंट स्पीड पर घुमाया, और जो राइबोसोम उस स्पीड पर नीचे वहाँ पर बैठ गए, उन राइबोसोम को उठा करके उस स्पीड के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया। इस तरीके से राइबोसोम को डिवाइड किया गया है 70S और 80S राइबोसोम में, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि S क्या है। S एक्चुअल में कुछ नहीं है, S क्या है, केवल एक यूनिट है, ठीक है, नापने की एक यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻13 सेकेंड। ओके बच्चों, तो अभी हमने ये क्या देखा यहाँ पर S के बारे में। अब हम
हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो कि हमारे 6 नंबर का है। हम पढ़ते कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 1 पहले हमको ये चीज़ बताना है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है। इस 6 में हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। राइबोसोम के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो 70S, जैसे कि हमने राइबोसोम को डिवाइड किया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, है ना, 70S राइबोसोम और हमारा 80S राइबोसोम। ये जो हमारा 70S राइबोसोम होता है, आपने अभी देखा था कि इसको 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है, 30S और 50S और 40S और 60S, ठीक है। अगर हम बाहर से बात करते हैं, यानी कि केवल हमने माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं देखते हैं, तो राइबोसोम हमको छोटे छोटे से स्फेरिकल, छोटे छोटे मोती टाइप के दिखाई देते हैं ना, गोल गोल से ऐसे दाने टाइप के दिखाई देते हैं, जिनकी लंबाई है ना, इनका हमने लेंथ देखा तो ये 290 एंगस्ट्रॉन और इसका जो हमने ये चौड़ाई देखा तो 210 एंगस्ट्रॉन 70S का हमको मिला, ठीक है। उसी तरीके से 80S का जो हमारा ये लेंथ है 300 to 340 एंगस्ट्रॉन लेंथ है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 200 से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर से। जब इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि इसको जब हमने काफ़ी हाई वोल्टेज पर जब हमने इसका स्ट्रक्चर और देखा तो हमको क्या दिखाई दिया कि एक्चुअल में ये गोल नहीं होते हैं ना, बिल्कुल ये स्फेरिकल नहीं होते हैं, बल्कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि दोनों सब यूनिट है ना, जैसे कि जो इसका स्मॉल वाला सब यूनिट है और जिसका लार्ज वाला सब यूनिट है, दोनों का शेप ऐसा होता है कि इस तरीके से आपस में ऐसे अटैच हो सके, ठीक है, बिल्कुल ताले और चाबी की तरह से, है ना, कि ये इसमें यूं फिट हो गया, ठीक है, इस तरीके का कुछ इनका शेप होता है। तो ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होते हैं। अगर हमने इसका जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, 70S का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने देखा, तो हमने इसके जब 30S वाले का स्ट्रक्चर देखा तो हमको इस तरीके का इसमें शेप दिखाई दिया। ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं हेड, ये नीचे का पोर्शन ये कहलाता है इसका बेस। ये हमने इसको देखा साइड में, है ना, इस तरीके का एक बेस टाइप का इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम प्लेटफॉर्म कहेंगे। और इनके बीच में एक छोटा सा दरार हमको देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट, ठीक है। तो इसके 30S में हमको ये इतने सारे पार्ट मिले, हेड, बेस, प्लेटफॉर्म और क्लेफ्ट। जब इसके हमने 50S वाले का स्ट्रक्चर देखा तो देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर हमको देखिए ये इस तरीके का उभरा हुआ पोर्शन मिला जिसको नाम दिया गया रीज। बीच में यहाँ पर एक इस तरीके की घाटियों टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं वैली, ठीक है। इस तरीके का हमको ये प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। और हमको एक इस तरीके का ये स्टॉक दिखाई देता है, यानी कि इसके शेप को, इसमें भी हमको 1 2 3 4 नाम हमको यहाँ पर मिले, ठीक है ना। तो ये इसका जो हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। बाहर से देते हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, अंदर से देखेंगे तो इसके एक पार्ट इसका बिल्कुल क्लियर शेप का पूरा हमको ये दिखाई देता है। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं इसका असेंबल, है ना, ये आपस में असेंबल कैसे होते हैं। 30 और 50, अगर ये 30 और 50 सब यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि सब यूनिट में इनको अलग भी किया जा सकता है ना। और 30 अलग होता है, 50 अलग होता है, ये कब आपस में जुड़ते हैं, कब जुड़ करके ये 70 बनाएंगे। 40 अलग होता है, 60 अलग होता है, कैसे जुड़ता है इसको, यानी कि असेंबल करना, मतलब सारे पार्ट अलग अलग हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर है, हमको उसको चलाना है, उसके अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने उसके सारे पार्ट्स अलग कर रखा है। ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया कि सारे पार्ट्स को असेंबल किया और सबको आपस में जोड़ करके और वो अब काम करने के लिए वो रेडी है। तो जब इनकी ज़रूरत महसूस होती है, हमेशा ये असेंबलिंग स्टेट में नहीं रहते हैं, यानी कि हमेशा से 70S और 80S बन करके ही वो तैयार रहे साइटोप्लाज्म में, ऐसा नहीं होता है। जब इनकी ज़रूरत होती है तो 70S और 80S के रूप में ये असेंबल होकर के और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इनका असेंबलिंग। देखिए, अगर हम बात करें 80S राइबोसोम की तो 40S राइबोसोम और 60S राइबोसोम क्या होता है साइटोप्लाज्म में, मैं इसको रब कर देती हूँ। ये क्या होता है साइटोप्लाज्म में, एकदम आराम से देखिए, ये साइटोप्लाज्म है हमारा सेल का, ये साइटोप्लाज्म में हमको यहाँ पर 40S इधर पड़ा हुआ है, 60S इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे 40S पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे 60S पड़ा हुआ है, बिखरे रहते हैं, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर होता है Mg++, ठीक है ना, मैग्नीशियम आयन जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये इनके कॉन्सेंट्रेशन, जब इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई या लो जाता है तभी इनको पता पड़ता है कि अब हमारे रेस्ट करने का टाइम है या हमारा वर्किंग स्टेट स्टार्ट हो गया है। अगर Mg++ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है,
ठीक है। तो ये समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए रेस्ट का टाइम है, यानी कि रात है, सो अभी। तो Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये सोते रहेंगे, यानी सब अलग 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 है, ठीक है ना। 40 वाला अलग है, 60 वाला अलग है, इस तरीके से रहते हैं। जैसे ही Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो अब ये समझ जाते हैं कि दिन हो गया, रात से अब दिन हो गया, उठना है, जगना है और काम करना शुरू करना है। अब क्या होता है कि जैसे ही Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर इतना हो जाता है, यानी कि बढ़ करके जब इतना हो जाता है तो क्या होता है कि 40 वाले और 60 वाले आपस में आकर के अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों पार्ट अलग अलग थे, पहले ये अलग था और ये अलग था, दोनों आकर के ये पार्ट अलग, दोनों Mg++ आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से आपस में जुड़ गए और जुड़ करके इन्होंने क्या बना लिया, ATS। सिर्फ एक अकेला बनने से काम नहीं चलेगा। अब इनको क्या करते हैं कि जरूरत जैसी होती है, ठीक है ना, एक अकेले से भी काम चल जाता है अगर हमको छोटा सा प्रोटीन बनाना है तो जरूरत जैसी होती है तो वैसे Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा तो 2 ATS वाले राइबोसोम आपस में अटैच हो जाएंगे ना, कि दो राइबोसोम मिलके हम लोग काम करेंगे। तो 2 ATS अटैच हो जाते हैं और ये जब अब जो S बनता है वो 120S बन जाता है। S कैसे आया आपको समझ में आ ही रहा है ना। जब दो जुड़े हुए राइबोसोम को, 2 ATS के जुड़े हुए राइबोसोम को हमने उस मशीन में डाल करके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल करके जब हमने उसको घुमाया तो हमने देखा कि 120S पर वो बॉटम में बैठ रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया 120S। तो जब दो जुड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाइमर, ठीक है। 2 राइबोसोम आपस में जुड़ गए, बोलेंगे डाइमर। और अगर 2 ATS वाले जुड़ते हैं तो जो डाइमर होता है वो 120S का डाइमर बनता है। जब 2 70S वाले जुड़ते हैं तो ये 100S का डाइमर बनता है। तो यहाँ पर जुड़ गए तो ये बन गया डाइमर। अब अगर Mg++ का कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि एक mRNA का धागा लेकर के, ठीक है ना, mRNA मैंने आपको बताया था कि RNA 3 टाइप्स के होते हैं, M, T और rRNA, जो कि अभी हम देखेंगे आगे इसके फंक्शन में। तो ये जो mRNA एक लंबा धागा है, फिर ये क्या करते हैं कि ढेर सारे आकर के उस mRNA के धागे के ऊपर राइबोसोम जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको 5 राइबोसोम लगा करके दिखाया है। अभी तो 2 ही एक साथ जुड़े थे, अब ये mRNA के स्ट्रैंड पर, एक पतले से धागे पर 1 2 3 4 5 राइबोसोम आकर के जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, ठीक है। ये जुड़ने की इनकी ज़रूरत क्या होती है अभी हम इनको देखेंगे फंक्शन में। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमने 6 स्ट्रक्चर देखा और 7 हमने देख लिया इसकी असेंबलिंग की, असेंबल कैसे होते हैं। और असेंबल ये सारी प्रक्रिया हो कहाँ रही है, सारा ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ATS की हम बात कर रहे हैं तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। आपस में ये जुड़ रहे हैं और ये सारा जुड़ना और इनका हटना, मतलब दिन और रात का इनको पता लगना, ये किस पर डिपेंड करता है। हम लोग को दिन और रात का पता कैसे लगता है, सन से। सन आ गया, ठीक है ना, अपीयर है, दिखाई दे रहा है तो दिन है, ठीक है। सन जो है छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है तो वो रात हो गई। उसी तरीके से Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया तो इनके लिए रात हो गया, रेस्ट का टाइम। Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया तो इनके लिए एक्टिव दिन हो गया, काम करने का टाइम हो गया, ठीक है ना। तो Mg++ के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये अलग होते हैं और आपस में जुड़ते हैं। और आपस में जुड़ करके पहले तो एक अकेला बनाएंगे, मतलब पहले ATS बनेगा, 2 जुड़ेंगे, डाइमर बनेंगे, ढेर सारे जुड़ेंगे तो पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है ढेर सारे आपस में जुड़ करके ये पॉलीमर बनाते हैं और तब ये काम करना स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका वर्क, कि काम ये कैसे करते हैं। अब बच्चों हमारा 8 पॉइंट है फंक्शन, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं कि राइबोसोम मीन्स होता है प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए जिस चीज़ की हमको जरूरत है वो है राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस ये बनाता है फॉर सेल, अपने खुद के सेल के लिए, जो प्रोटीन सेल इस्तेमाल करना चाहता है उसके लिए भी बनाता है, और फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर को जिन प्रोटीन्स की जरूरत जो भी पड़ेगी वो भी हमको बना करके कौन देगा, राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। ये प्रोटीन बनाता कैसे है, जब हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना, व्हेन वी नीड प्रोटीन, जब हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो सेल उसी साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर Mg++ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब होता है कि एक इंडिकेटर है कि सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे, ठीक है। यानी कि अब सारे छोटे छोटे जो सब यूनिट्स जो कि बिखरे हुए हैं उनको अटैच होने का टाइम आ गया है, क्योंकि प्रोटीन बनाना है तो सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे। जैसे कि 40 और 60 आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, ATS राइबोसोम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो ये फिर डाइमर बनाएंगे, डाइमर से पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमर किसके साथ बनेगा, mRNA के साथ, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा Mg++ आयन का, और ये इस तरीके से पॉलीमर बना लेते हैं। और पॉलीमर बनाने के बाद कहते हैं कि नाउ वी आर रेडी, अब हम तैयार हैं, मतलब हमने अपने आप को एसेंबल कर लिया है, हम रेडी हो चुके हैं पूरा, अब हम काम करने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इनका ये कहते हैं कि हमको किसी हेल्पर की ज़रूरत है, ठीक है। तो हेल्पर के तौर पर कौन आता है? tRNA, ठीक है। tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA इनकी मदद के लिए आ जाता है। ये तो तैयारी है ना, RNA mRNA है, उसी में राइबोसोम लगे हुए हैं, जैसे भी आपने देखा पॉलीराइबोसोम, ठीक है ना। तो ये वैसे बिल्कुल तैयार है प्रोटीन बनाने के लिए, हेल्पर के तौर पे आ गया इनमें tRNA, और इन सब ने मिल करके एमिनो एसिड, छोटे छोटे एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ जोड़ करके और इन्होंने प्रोटीन की चेन बना के रख दी, ठीक है। कैसा प्रोटीन चाहिए आपको? इन्होंने पूछा कैसा प्रोटीन चाहिए, फैक्ट्री में किस तरीके का प्रोटीन बनेगा, तो जिस तरीके का बोला गया प्रोटीन बनाने के लिए वैसा प्रोटीन का चेन इन्होंने बना करके रख दिया। बड़ा प्रोटीन चाहिए तो बड़ी चेन बनाई, छोटा प्रोटीन चाहिए छोटी चेन बनाई, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का, जैसी जरूरत होती है, जैसी नीड होती है बॉडी को उस तरीके का प्रोटीन, और जैसी नीड होती है सेल को उस तरीके का प्रोटीन ये बना करके रेडी कर देते हैं। जब इनको प्रोटीन, देखिए इनका डे वर्क यानी कि वर्किंग टाइम, काम का टाइम हो गया, दिन हो गया है, तो उस टाइम इनको ये यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यानी कि दिन के समय सूर्य उग आ जाता है, यानी कि Mg++ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और ये ऐसे होकर के काम करते हैं। जैसे ही नाइट हो गया, नाइट का इंडिकेटर मतलब हमारे लिए नाइट है, मतलब सन नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है कि Mg++ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, सब कुछ अपोजिट होने लगेगा, वापस से ये फिर हट जाते हैं, ठीक है ना। tRNA कहते हैं कि तुम जाओ, हेल्पर की जरूरत हमको नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये पॉली बने हुए थे ना, mRNA से हट जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, फिर ये आपस में भी टुकड़े टुकड़े टूट जाएंगे और जाकर के 40 और 60 सब अलग हो जाएगा, अलग अलग होकर के साइटोप्लाज्म में रेस्ट करने का इनका टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन ये भी हमने केवल इसको हेडलाइन में भी पढ़ा है, डिटेल नहीं पढ़ा है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का ही होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक मेरा प्रोटीन सिंथेसिस है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होता है। कि जैसे आप ज़्यादातर आप वीडियोज़ देखते होंगे ना कि पार्ले जी फैक्ट्री में पार्ले जी कैसे बन रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री में इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है। आज ज़्यादातर जब फ्री हैं तो आराम से यही चीज़ें देखते रहते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही देखिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है ना, ये किस तरीके से tRNA mRNA ये सब मिल रहे हैं, राइबोसोम प्रोटीन कैसे बना करके धड़ाधड़ बना करके प्रोटीन हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को देता जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आपके लिए, और ऐसा लगेगा जैसे फैक्ट्री ही वो चल रही हो, ठीक है ना। फैक्ट्री में जिस तरीके से हम बाहर में चीज़ों को देखते हैं आंखों से बनते हुए, बिल्कुल वैसे ही हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक तो हमारा यहीं पर खत्म हो गया। एक बार RNA आ रहा है, तो मैं छोटा सा आपको हिंट दे रही हूँ। ये हम यहाँ पे 9 में RNA जो होता है इसको हम देखिए DNA होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एक एसिड है जिसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RNA DNA से ही बनता है। RNA जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, मैसेज देने का काम करता है ये, तब जब प्रोटीन बनाना है तो मैसेज देता है। दिमाग मेनली इसी का काम करता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा, करना क्या है, ठीक है ना। तो ये मैसेज देने का काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैसेंजर RNA। ये हेल्प करता है प्रोटीन बनाने के लिए। इसी के ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग ये जो बोलेगा सब वैसे ही काम करेंगे और वैसे ही प्रोटीन बनता है। उसके बाद होता है rRNA कहाँ होता है, ये तो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी RNA का इस्तेमाल किया जाता है राइबोसोम को बनाने के लिए। ये RNA और प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, राइबोसोम, ठीक है ना। तो राइबोसोम को बनाने के लिए इस RNA का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। tRNA का होता काम, tRNA को बोला जाता है ट्रांसफर RNA, क्योंकि कहा जाता है इसको कि तुमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना करो, मतलब जाओ वो लेके आओ, जाओ वो लेके आओ, ठीक है ना। जो चीज़ें बोला जाए उसको, वो एमिनो एसिड लेके आओ, उधर जाके वो लेके आओ, ठीक है ना, जल्दी आ जाओ, सिर्फ सामान को लाना ले जाना, ठीक है। दिमाग इस्तेमाल मत करो। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कौन है, mRNA है, मैसेंजर RNA है। tRNA वैसे ही काम करेगा जैसा मैसेंजर RNA कहता है, वो चीज़ों को केवल ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इस तरीके से RNA जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे कब, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो अगला बच्चों हमारा टॉपिक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप बच्चों की ये आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। राइबोसोम काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो जिन बच्चों को जितनी ज़रूरत है, 9th वाले बच्चे चाहें तो उसमें से थोड़ा सा पढ़ लें, 10th वाले बच्चे पढ़ लें, ठीक है। आप इसको कॉम्पिटिशन लेवल का तक का मैंने बताया है। और दूसरी बात ये कि एक सिस्टमेटिक तौर पर है ना, नंबर वाइज, कि पहले हमको ये नंबर पढ़ना है, फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है।
नंबर वाइज आपको मैंने सारी चीज़ें दी हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी ईजी रहे और आपकी क्लियर कट आपको समझ में भी आए। मैंने आपको बहुत ही समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो रियल में तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके बच्चों, स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे।